नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नीरज कुमार जांगेड़ गौरी शंकर बिहारी महाविद्यालय जामनोली के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सर्वप्रथम आप सबको बधाई देता हूं एक नव वर्ष के लिए। अंग्रेजी नव वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई। साथियों, बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है जो हम शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है वो हमारे प्रथम सेमेस्टर बीए प्रथम सेमेस्टर के भौतिक भूगोल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है और जिसमें इस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी व जो स्थल भाग है, पृथ्वी हो, स्थल भाग हो या महासागरीय भाग हो, उनकी संरचना कैसे हुई, उनका निर्माण कैसे हुआ, वो आज वर्तमान स्थिति में कैसे है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि इसके इंट्रोडक्टिव पार्ट के रूप में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में दिखाया क्या गया है। जैसे कि टाइटल है आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीप का मतलब महाद्वीप यानी कि स्थल भाग, जबकि विस्थापन का मतलब होता है प्रवाह या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील होना। यानी कि मैं एक बार में बताऊं तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जो वर्तमान महाद्वीप है, 7 महाद्वीप, इनकी पूर्व की स्थिति और उनसे बदलकर आज की जो वर्तमान स्थिति है उसके निर्माण और उसकी संरचना के बारे में बताया गया है कि आज स्थिति कैसी है और पूर्व में कैसी थी। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि यदि इंट्रोडक्टिव पार्ट के रूप में हम देखें तो इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति थे जिसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम है साथियों? अल्फ्रेड वेगनर। और अल्फ्रेड वेगनर जो है ये एक जलवायु विज्ञानी है। कौन है ये? जलवायु शास्त्री बोल सकते हैं, जलवायु विज्ञानी बोल सकते हैं। यानी कि अल्फ्रेड वेगनर एक जलवायुवेत्ता है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, यानी कि स्पेशली इन्होंने काम किया है वो जलवायु विज्ञान पर किया है। और ये अल्फ्रेड वेगनर जो है रहने वाले वो है जर्मनी के। कहाँ के हैं? यूरोप का एक देश है जर्मनी, और जर्मनी है और जर्मनी के रहने वाले इन्होंने 1912 कब? 1912 में यानी 1912 में अपने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि प्रारंभिक रूप से जो पूरे महाद्वीप हैं वो एक रूप में थे, संयुक्त थे, संगठित थे, लेकिन किन्हीं कारणों से या किन्हीं बलों के कारण जो वर्तमान महाद्वीपीय स्थिति है वो प्राप्त हुई। तो इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में अल्फ्रेड वेगनर ने जो अपना सिद्धांत दिया है उससे पूर्व उन्होंने जब अध्ययन कार्य कर रहे थे तो उनके सामने 2 मुख्य समस्याएं उत्पन्न हुई। कौन कौन सी 2 समस्याएं उत्पन्न हुई? समस्याएं कौन कौन सी थी जिनको लेकर इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया? नंबर 1 थी कि उसमें इन्होंने बताया कि यदि स्थल या महाद्वीपीय भाग स्थिर थे, यदि स्थल या महाद्वीप भाग स्थिर रहे हैं तो जलवायु जो है या जलवायु कटिबंध है, जो क्लाइमेट जोन है, उनका माइग्रेशन हुआ है या स्थानांतरण हुआ है। यानी कि इन्होंने अपनी पहली समस्या इन्होंने समझी या समझने की कोशिश करी या समझाने की कोशिश करी कि यदि जो वर्तमान में जितने महाद्वीप वो आज की स्थिति में रहे होंगे तो क्लाइमेट जो जोन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील हुए। और दूसरी यदि थी कि यदि स्थल भाग अस्थिर हुए, स्थल भाग अस्थिर हुए तो जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं।
इनका मतलब ये था कि आज की कंडीशन को देखते हैं और पुराने टाइम की जब पृथ्वी की स्थिति देखी जाती है तो उसमें जलवायु पर विशेष अध्ययन करते हुए इन्होंने बताया कि मान लीजिए पहले यदि पूरे स्थल भाग अपनी जगह स्थिर जो आज की कंडीशन में रहे होंगे, यानी कि स्थल भाग अब है वैसी अवस्था में पूर्व में होंगे, तो कहीं ना कहीं ये है कि जलवायु कटिबंध है, जो क्लाइमेट जोन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। क्योंकि हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जितने भाग है वहां अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जलवायु हमें दिखाई देती है। तो वो अलग अलग प्रकार की जलवायु कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, तो उसका एक रीजन हो सकता है। या दूसरी समस्या उनके सामने आए कि यदि स्थल भाग है जो अस्थिर है, यानी स्थल भाग गतिशील हुए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गए हैं, तो कहीं न कहीं जो जलवायु कटिबंध वो स्थिर थे और स्थल भाग जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए वहां की क्लाइमेट की कंडीशन भी उनके साथ स्थानांतरित हो गई। और इसी स्थानांतरण के स्वरूप को दर्शाते हुए इन्होंने अपना सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत पर इन्होंने बोला कि जो पूर्व में जो स्थिति आज के वर्तमान जैसी नहीं थी, पूर्व में कंडीशन पृथ्वी की अलग थी, यानी कि स्थल भाग की कंडीशंस अलग थी। और इन्होंने ये बोला कि पूर्व में पूरे जितने महाद्वीप है, महासागर है, उनकी एक संयुक्त स्थिति थी। और उसको जैसे मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने बोला कि जितने भी महाद्वीप अब 7 आपको दिखाई देते हैं और जितने भी 5 या 4 जितने महासागर पड़ते हैं, देखो मेनली महासागर हैं 4 लेकिन हम पढ़ते 5 है क्योंकि दक्षिण अंध महासागर और पढ़ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने बोला कि जितने भी महाद्वीप है वो पूर्व में, और पूर्व का टाइम पीरियड था उसका नाम था कार्बोनिफेरस काल से पूर्व। कौन सा टाइम पीरियड? कार्बोनिफेरस काल से पूर्व, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की एक ऐसी स्थिति थी जहां सारे स्थल भाग हैं, सारे महाद्वीप हैं, वो एक संयुक्त रूप में थे। और उस संयुक्त क्षेत्र का जो नाम था उसका नाम था पैंजिया। क्या नाम था? पैंजिया। यानी कि जितने भी 7 महाद्वीप या छोटे बड़े स्थल भाग दिखाए जाते हैं वो इस पैंजिया के रूप में, ये गोले में आपको दिखाया गया है, इस पैंजिया के रूप में एक दूसरे से क्या थे? संयुक्त थे। यानी कि पूर्व में केवल एक स्थल भाग था जिसका नाम था पैंजिया, और जो जल भाग था वो जल भाग का जो वितरण है वो इस पैंजिया के चारों तरफ, इस पैंजिया के चारों तरफ जो था वो एक जलीय भाग का पूरी तरह से, यानी पूरे जलीय भाग ने इनको पैंजिया को घेरा हुआ था, उसका नाम था पैंथालासा। क्या नाम था बच्चों? पैंथालासा। यानी कि ये है सागरीय भाग। क्या है ये? सागरीय भाग। यानी कि कार्बोनिफेरस काल से पूर्व, यानी लगभग 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व से पूरी पृथ्वी एक संयुक्त रूप में एक स्थल भाग के रूप में थी जिसका नाम था पैंजिया, और उस पैंजिया के चारों तरफ जलीय भाग का वितरण था, उसका नाम था पैंथालासा। ये स्थिति कब की है? ये कार्बोनिफेरस काल की है, या उससे पूर्व की है, सॉरी उससे पूर्व की है। उसके बाद की कंडीशन ये होती है कि जो कार्बोनिफेरस काल के बाद है, कार्बोनिफेरस काल के बाद, जब कार्बोनिफेरस काल से पूर्व के बाद की स्थिति होती है 13.5 करोड़ साल पूर्व की बाद की बात है, तो उसकी स्थिति कंडीशन चेंज हो जाती है। क्या कंडीशन चेंज हो जाती है? कंडीशन चेंज हो जाती है कि जो अब बात करते हैं हम कार्बोनिफेरस काल की, यानी कि पहले तो बात कर रहे थे हम कार्बोनिफेरस काल से पहले, यानी कि 13.5 करोड़ साल से पूर्व, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम कार्बोनिफेरस काल जो प्रॉपर रूप से चल रहा था उसकी बात कर रहे हैं। उस समय क्या होता है? उस समय जो पूरा स्थल भाग है पैंजिया, यानी कि ये पैंजिया है, इस पैंजिया का डिवाइडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? इस पैंजिया क्या हो जाता है? डिवाइडेशन हो जाता है। पैंजिया का हो जाता है डिवाइडेशन, और इस पैंजिया का डिवाइडेशन हो गया, यानी कि एक भाग बन गया उत्तरी भाग, नॉर्थ पार्ट बन गया, ये तो हो गया उत्तरी भाग, उत्तरी भाग, और एक बन गया दक्षिणी भाग।
यानी कि पूरा जो पैंजिया महाद्वीप था, जो स्थल भाग था, वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है उत्तरी भाग के रूप में, एक दक्षिणी भाग के रूप में। तो उत्तरी भाग को नाम दिया गया अंगारा लैंड। क्या नाम दिया गया? अंगारा लैंड। और दक्षिणी भाग को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। सबसे पहले यानी कि जब कोई स्थल भाग है, पैंजिया था, पैंजिया में डिवाइडेशन हुआ, एक भाग उत्तर की तरफ चले गया, एक भाग दक्षिण की तरफ चले गया, और जो चारों तरफ जो जल था, ये आपको पता है कि ये क्या है? पूरा पैंथलासा है, यानी कि ये है जल। और ये जल भाग क्या करेगा? जल भाग ने एंटर कर दिया इस बीच वाले भाग में, यानी कि जो पैंजिया का डिवाइडेशन हुआ, टू पार्ट में डिवाइड हुआ, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे से दूर जाने लगे, और उनके बीच जो रिक्त स्थान मिल गया, जो पृथ्वी का बीच वाला भाग था, उसमें जो पैंथलासा का जल है वो क्या हो गया? एंटर हो गया या प्रवेश कर गया, जिससे एक भूसन्नति, किसका? एक भूसन्नति का निर्माण हुआ। और उस भूसन्नति का निर्माण हुआ और उसका नाम रखा गया तैथिस सागर। किसका निर्माण हुआ साथियों? तैथिस सागर। यानी कि हम कह सकते हैं कि तैथिस सागर का निर्माण कब हुआ? कार्बोनिफेरस काल में हुआ। कब हुआ? कार्बोनिफेरस काल में तैथिस सागर का निर्माण हुआ। और कार्बोनिफेरस काल में पूरे महाद्वीपीय जो एक था पैंजिया, उसका डिवाइडेशन हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग था अंगारा लैंड, दक्षिण भाग था गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का एक और नाम रखा गया, जिसका नाम था लारेंसिया। क्या नाम रखा गया? लारेंसिया। अब इसको हम जानेंगे। अब देखिए, हमें पहले तो ये जानना चाह रहा हूं कि आपको एक हो रहा होगा कि कोई तो ऐसा कारक था, कोई तो ऐसा एलिमेंट होंगे, ऐसे फोर्सेज होंगे जिनके कारण जो महाद्वीप है जो टूटा, और टूटकर ये उत्तर दक्षिण की ओर गति करने लगे। उनका कोई तो कारण होगा। तो वैगनर महोदय ने अपने इस सिद्धांत को समझाते हुए दो प्रमुख दो बल बताए। यानी कि वैगनर ने दो प्रमुख बलों के बारे में क्या दी? जानकारी दी। अब वो दो प्रमुख बल कौन कौन से हैं? तो देखिए, यानी कि वैगनर अपने सिद्धांत में कहते हैं कि जो पैंजिया में डिवाइडेशन हुआ नॉर्थ साउथ के रूप में, अंगारा लैंड लारेंसिया के रूप में, और हम जब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कोई ईस्ट में, वो वेस्ट में भी जा रहा है, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो ये महाद्वीपीय भाग जब टुकड़े स्थल भाग के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति कर रहे हैं, उनका भी कोई रीजन था, कोई फोर्स था। और उस फोर्स में नंबर एक फोर्स का नाम है, जिसका नाम है ध्रुवीय फिलिंग फोर्स या फिलिंग बल। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं पोलर फिलिंग फोर्स। और दूसरा जो है उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण या ज्वारीय बल। यानी कि वैगनर ने अपने सिद्धांत में जब पैंजिया के डिवाइडेशन की बात करता है, तो उन्होंने बोला कि कोई भी पैंजिया का भाग जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, कोई भी स्थल भाग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहा है, तो उसके लिए दो कारक जिम्मेदार हैं। और उन्होंने बताया कि जो ध्रुवीय फिलिंग फोर्स है या पोलर फिलिंग फोर्स है, इसके कारण जितने भी स्थल भाग है जो टूटेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करेंगे, वो किधर जाते हैं? वो भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं। किधर जाते हैं? भूमध्य रेखा की ओर या उत्तर की ओर। क्या होता है इनमें? खिसकाव होता है। उत्तर की ओर क्या होता है? खिसकाव होता है। यानी कि जब पोलर फिलिंग फोर्स काम में आएगा तो जितने भी स्थल भाग है वो उत्तर की तरफ यानी ध्रुवों की तरफ क्या होंगे, या भूमध्य रेखा की तरफ क्या होंगे? आकर्षित होंगे। जबकि जब ज्वारीय बल काम में आएगा, और आप सब जानते हो कि ज्वारीय बल किससे? ज्वार भाटा से रिलेटेड भाग भी पड़ा होगा। और ज्वार भाटा होता है जो सूर्य चंद्रमा के आकर्षण के कारण होता है। और सूर्य चंद्रमा के आकर्षण का मुख्य कारण, ज्वार भाटे आने का मुख्य कारण क्या होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति। और पृथ्वी की घूर्णन गति इसलिए होती है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो ज्वारीय बल के कारण भी क्या होगा? जितने भी स्थल भाग हो गए, इनकी गति या स्थानांतरण
पश्चिम की ओर होगा, यानी कि जो स्थल भाग है वो ज्वारीय बल के कारण किधर चले जाएंगे, पश्चिम की ओर गति करेंगे। यानी कि ये दो फोर्स उन्होंने बताए। अपने सिद्धांत को आगे बताते हुए वैगनर कहते हैं कि जो पैंजिया बना था, जो पैंजिया में डिवाइडेशन हुआ था अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के रूप में, वो किसके कारण उत्तर और दक्षिण की तरफ गए, ये पोलर फ्लेक्सिंग बल के कारण गए। और जब आगे भी हम अध्ययन करेंगे तो उसमें पाएंगे कि पैंजिया का अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इनमें पुनः विभाजन होता है। क्या होता है? इनमें पुनः विभाजन होगा, और उस पुनः विभाजन के कारण अंगारा लैंड फिर से डिवाइडेशन होगा, जिसमें कुछ भाग पश्चिम की तरफ गति करेंगे, और पश्चिम गति करेंगे वो ज्वारीय बल के कारण होगा, और गोंडवाना लैंड भी कुछ भाग की ओर क्या करेंगे, स्थानांतरित होंगे। तो साथियों, आज की क्लास यहाँ तक सीमित है, कल इससे आगे की ओर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।